आज देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार में कॉपीराइट। प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो एक मूल कृति के लेखक एवं प्रकाशन, वितरण और अनुकूलन का निश्चय समय अवधि के लिए विशेष अधिकार देता है। तो वहीं प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट कहलाता है यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखें या कोई गाना संगीत बद्ध करें या पेंटिंग करें तो ये किसी चीज़ का वर्णन होगा, उसमें आपका प्रतिलिपि अधिकार होगा। यदि उसे प्रकाशित करें तो कोई और उसे आपकी अनुमति के बिना नहीं प्राप्त कर सकता। भारतवर्ष में प्रतिलिपि अधिकार के बारे में प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957, द कॉपीराइट एक्ट 1957 कानून है। यहाँ कुछ प्रयुक्त कार्यों का अर्थ निम्नलिखित है। साहित्यिक रचना, इसमें कंप्यूटर कार्यक्रम, सारणियाँ, संकलन और कंप्यूटर डाटा बेस शामिल हैं। नाट्य रचना, इसमें गायन, नृत्य रचना या किसी प्रदर्शन में मनोरंजन का कोई रूप। नाट्य प्रबंध अधिनियम, जिसका रूप या लिखित किसी अन्य रूप में तय हो शामिल है। संगीत रचना, इसमें संगीत रचना शामिल है जिसमें ऐसी रचनाओं का ग्राफी रूप शामिल है, लेकिन इसमें संगीत के साथ गाए, बोले या अभिनीत किए जाने वाले शब्द या अंग विक्षेप शामिल नहीं हैं। कलात्मक संरचना इसका अर्थ चित्र, मूर्ति, आलेख, जिसमें आरेख, मानचित्र, चार्ट या प्लान भी शामिल हैं। उत्कीर्ण या फोटोग्राफ, भले ही इसमें कलात्मक गुण हो या ना हो, इसमें सत्यापित रचना और कलात्मक कारीगरी भी कोई अन्य रचना भी शामिल हो सकती है। चलचित्र रचना, इसका अर्थ है कि किसी ऐसी प्रक्रिया में जिसके किसी भी तरह चलती फिरती छवि निर्मित की जा सकती है, जैसे बनाए गए किसी माध्यम पर दृश्य रिकॉर्डिंग या की गई कोई रचना। ध्वनि रिकॉर्डिंग, इसका अर्थ है कि ध्वनि की रिकॉर्डिंग जिसकी ध्वनियाँ निर्मित की जा सकती हैं उस समय पर ध्यान दिए बिना जिससे ध्वनियाँ निर्मित की गई हैं, ये संबंधित अधिकार या निकटवर्ती अधिकार है जो कलाकारों, उदाहरण अभिनेताओं, गायकों और संगीतकारों, फोनोग्राम ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं और प्रसारण संगठन के अधिकार संबंधित हैं। कॉपीलैफ्ट भी एक तरह का कॉपीराइट है। कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012, 22 मई 2012 को लोकसभा ने कॉपीराइट संशोधन विधेयक 2012 को मंजूरी दी। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुका है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी 7 जून 2012 को प्राप्त हुई, अतः अब ये विधेयक अधिनियम का रूप ले चुका है। इस मंजूरी के बाद अब गीतकार, कलाकार एवं रचनाकारों को उनकी कृतियों पर आजीवन रॉयल्टी प्रदान करने का मार्ग प्रस्तुत हो गया है। विधेयक को संसद
में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार यह एक ऐतिहासिक विधेयक है जिसमें रचनाकारों, साहित्यकारों इत्यादि सभी पक्षों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से रचनाकारों एवं साहित्यकारों की कृतियों का वाणिज्यिक उपयोग करने पर उन्हें आजीवन रॉयल्टी मिल सकेगी। इस अधिनियम में सभी पक्षों के अधिकारों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अगर लोकगीत का वाणिज्यिक उपयोग होता है तब भी उस कलाकार को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार होंगे। साहित्य, नाट्य, संगीत कलात्मक कार्यों के संबंध में कानून में भलीभक्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में सॉफ्टवेयर को छोड़कर सभी कार्यों के लिए प्रावधान है। दूसरा नियम, अधिनियम रेडियो और टेलीविजन प्रसारणकर्ताओं के लिए कॉपीराइट के स्वामी को रॉयल्टी का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है। ये भुगतान उसके कार्य का जितनी बार प्रसारण होगा उतनी बार किया जाएगा। नंबर 3, अधिनियम में किसी भी साहित्य, नाटक और संगीत के कवर संस्करण का व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए प्रथम रिकॉर्डिंग से 5 वर्ष तक नहीं करने का प्रावधान है। नंबर 5, अधिनियम विकलांगों के लिए तैयार किए गए किसी भी कार्य के कॉपीराइट से छूट प्रदान करता है, जैसे कि ब्रेल लिपि में तैयार कार्य। इसके अतिरिक्त अधिनियम में उन्हें गैर लाभप्रदायक संगठनों के लिए कुछ प्रतियां प्रदान करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस देने का प्रावधान है जो विकलांगों की सहायता हेतु कार्य कर रहे हैं। नंबर 5, अधिनियम में शोधकर्ताओं के लिए कोई भी सामग्री उपयोग करने की छूट है। नंबर 6, पायरेसी में लिप्त व्यक्तियों के लिए इसमें आर्थिक दंड और 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। प्रतिलिपि अधिकार संशोधन अधिनियम 2012 के तहत लेखक को अपनी रचना के मालिकाना हक के साथ उसके निधन के बाद कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष कर दी गई है। संसद ने नए कानून में लेखक को ज़्यादा अहमियत दी है, लेकिन उसके पीछे उद्योग का दबाव नहीं है। ऐसा कहना कठिन है कि आज कॉपीराइट उद्योग के दायरे में प्रिंट प्रकाशन उद्योग, ऑडियो कैसेट, सीडी उद्योग, फिल्म, वीडियो और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे तमाम कारोबार आ चुके हैं। अतः इस अधिनियम के बाद अब किसी रचना का पहला स्वामित्व लेखक, गीतकार एवं संगीतकार का होगा और उसे उसकी रॉयल्टी आजीवन मिलेगी। कपिल सिब्बल ने इस कानून का महत्व बताते हुए कहा कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और संगीतकार रवि ने जिस तरह जीवन के आखिरी दिन गुर्बत में बिताए, वैसा अन्य कलाकारों के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी समय हिंदी मूर्धन्य पत्रकार प्रभास जोशी की टिप्पणी याद आ गई कि किसी को ज़्यादा धन देने से इस बात की गारंटी नहीं कि वो अच्छी रचना तैयार कर देगा। इसके परिणाम देखे भी जा सकते हैं। जगह जगह बड़ा पैकेज अच्छी रचनात्मक की वजह से कुशल प्रबंध की गारंटी बनकर रह गया। रचना अच्छी हो जाए और उसे पुरस्कार मिले और मिलता रहे यह तो अच्छा है, लेकिन रॉयल्टी और ज़्यादा परिश्रम
से प्रेरित होकर रचनात्मक बढ़ने की उम्मीद नहीं है, परंतु कुछ लेखकों ने स्वहित को त्याग कर सर्वहित को वरीयता दी है। महान लेखक और उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय ने अपनी रचना पर कॉपीराइट लेने से मना कर दिया। महात्मा गांधी भी इसी सोच के थे, और दिलचस्प बात है कि उनके प्रभावित पर्यावरण संबंधी लेखक अनुपम मिश्र या उनके जैसे मित्रों की किताबों पर साफ लिखा होता है कि इस किताब की सामग्री का प्रयोग करने से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। प्रयोग करने पर स्रोत का उल्लेख करें तो अच्छा लगेगा। एक तरफ दुनिया में बौद्धिक कीर्तियों को वस्तुत बनाकर उनके स्वाभाविक को पुख्ता किया जा रहा है और उन्हें फिर से प्रकाशित और प्रसारित किए जाने की चोरी डकैती जैसा अपराध बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब भी ऐसे लोग हैं जो कॉपीराइट को ज्ञान और सूचना की आज़ादी के लिए घातक मानते हैं। उनकी दलील है कि कॉपीराइट का उल्लंघन न चोरी और न ही डकैती, क्योंकि इसके तहत मूल वस्तु को तो स्वामी के पास रहती है और उसका किसी प्रकार का संरक्षण नहीं होता। फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, ग्रीक और ब्रिटेन में तमाम ऐसे संगठन हैं जो कॉपीराइट कानून तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। वे अपनी फाइलें शेयर करते हैं। स्वीडन की मॉडर्न पार्टी के कुछ सांसदों ने तो फाइल शेयरिंग को अपराध की सूची से हटाने का अभियान भी चला रखा है। उनका कहना है कि ये कानून किसी कानून लेखक की संकीर्ण परिभाषा पर आधारित है, जिसमें कानून का लाभ लेखक कम और कॉपीराइट उद्योग ज़्यादा उठाता है। कॉपीराइट कानून के अराजक विरोधियों के इस यूटोपिया के बावजूद हकीकत ये है कि दुनिया में 18वीं सदी से इस तरह के कानून बनने लगे हैं, और उरुग्वे दौर के बाद जब 1995 में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन बना, तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए इस तरह के कानूनों की आवश्यकता बढ़ने लगी। भारत में वर्ष 1957 में पास हुआ कॉपीराइट कानून 1958 में लागू हुआ। ये कानून लेखक के निधन के बाद उसकी कृतियों पर उत्तराधिकारियों को 50 वर्ष तक का कॉपीराइट देता था। तब कॉपीराइट उद्योग किताबों, फिल्मों और वीडियो कैसेटों तक सीमित था, लेकिन प्रौद्योगिकी के विस्फोट और उसी के साथ मानवीय रचनाओं की बाढ़ के साथ ये आज का एक बड़ा उद्योग बन चुका है। उद्योग जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उस पर चोरी और डकैती के आरोप भी उतनी तेजी से लग रहे हैं, क्योंकि इसके व्यावसायिक हित उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए उसमें बार बार संशोधन की जरूरत पड़ रही है। इस कानून में 1983, 1984, 1994 में भी संशोधन हुए थे, लेकिन 2012 का संशोधन काफी विस्तृत है। भारत में कॉपीराइट कानून के प्रवर्तन और कॉपीराइट संबंधी विवादों के निपटारे के लिए क्रमशः कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद एवं कॉपीराइट बोर्ड है। ये समय समय पर सरकार को विभिन्न सुझाव भी देता है। ये दोनों बोर्ड
मानव संसाधन मंत्रालय से समृद्ध हैं। कॉपीराइट बोर्ड, प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड, प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड कॉपीराइट की स्थापना एवं अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत सितंबर 1958 में की थी। कॉपीराइट बोर्ड का क्षेत्र अधिकार संपूर्ण भारत में है। कॉपीराइट बोर्ड कॉपीराइट पंजीकरण, कॉपीराइट संबंधी नियम, नियत कार्य, असाइनमेंट, लाइसेंस जैसे विवादों पर निर्णय देता है। बोर्ड की बैठक देश के 5 भिन्न भिन्न हिस्सों में होती है। कॉपीराइट बोर्ड 15 जुलाई 2011 को पुनर्गठित करके न्यायाधीश रमेश चंद्र चोपड़ा सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य हैं। प्रतिलिपि अधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद, भारत सरकार ने 6 नवंबर 1991 को प्रतिलिपि अधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद CESC की स्थापना समय समय पर प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के प्रवर्तन की प्रगति की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार को अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार करने के उपाय सुझाने हेतु की थी। प्रतिलिपि अधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल 3 वर्षों तक का होता है। समय समय पर इस पर परिषद का पुनर्गठन किया जाता है। वर्तमान परिषद का पुनर्गठन 16 दिसंबर 2009 को 3 वर्षों के लिए किया गया। परिषद में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, भारतीय प्रकाशक संघ नई दिल्ली के प्रतिनिधि, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज के प्रतिनिधि, फोटोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के प्रतिनिधि, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड और सिनेआर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव परिषद के सभापति होते हैं तथा पुस्तक संवर्धन और प्रतिलिपि अधिकार डिजाइन के संयुक्त सचिव परिषद के उपसभापति होते हैं। पेटेंट और उसकी प्रक्रिया बौद्धिक संपदा अधिकार मस्तिष्क की उपज है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पेटेंट का उल्लंघन करने वाले तरीके या उत्पाद के निर्माण को न्यायालय द्वारा रुकवा सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पेटेंट तकनीकी को आगे बढ़ाता है, पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस युग में पेटेंट तकनीकी की प्रगति पर बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम पेटेंट को समझें और देखें ताकि वो हमारे देश की उन्नति में बाधा न बने। इतिहास की दृष्टि में पेटेंट का शब्द लैटिन के शब्द लिटरेट पेटेंट से आया है। पेटेंट का अर्थ है कि खुला और लिटरेट पेटेंट का शाब्दिक अर्थ है लिटरेट पेटेंट्स या खुले पात्र। पुराने जमाने में शासकों या सरकारों द्वारा पदवी व हक विशेषाधिकार पत्र द्वारा दिया जाता है। ये शासकीय दस्तावेज होता है और इन्हें चूंकि सार्वजनिक रूप से दिया जाता है इसलिए ये हमेशा खुले रहते हैं। यूरोप में 6ठी शताब्दी में इस तरह के पत्र दिए जाते थे।
ये शासक की ओर से विदेशी भूमि की खोज तथा उस पर विजय के लिए जारी किए जाते थे। आजकल पेटेंट शब्द का प्रयोग आविष्कारों के संबंध में होता है। इस तरह का प्रयोग पहली बार 15वीं शताब्दी के आसपास आया। सर्वप्रथम पेटेंट कानून जैसा इसे आज समझा जाता है 14 मार्च 1474 को वियना सीनेट के द्वारा पारित किया गया। पेटेंट आविष्कारों को अनन्य अधिकार देता है। ये बहुत जल्दी इटली से यूरोप के अन्य देशों तक फैल गया। जिन देशों के पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, उन्होंने प्रौद्योगिकी को स्थापित करने के लिए विदेशी आविष्कारों को पेटेंट देना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में पहले इसकी कोई अवधि नहीं थी, परंतु ब्रिटिश संसद ने 1623 में नया कानून बनाकर इसे 14 वर्ष तक सीमित कर दिया। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद वन अनुभाग 8 के अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस को विज्ञान और कलाओं की प्रगति के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने 1790 में पहला पेटेंट कानून पारित किया। फ्रांस ने इसके अगले वर्ष पेटेंट कानून बनाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक देशों ने अपना, जिसमें भारतवर्ष भी सम्मिलित है, पेटेंट कानून बनाया। सुई जेनेरिस लैटिन भाषा का मुहावरा है जिसका आशय है कि अपनी तरह का। सुई जेनेरिस एक प्रकार का कानून व्यवस्था है जो विशिष्ट रूप से यह विशेष विषय से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करने के लिए निर्मित की गई है। इस अभिव्यक्ति को शैक्षिक दर्शन द्वारा एक विचार इकाई एवं वास्तविकता का संकेत देने के लिए बनाया गया है, जिसे व्यापक अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है। यूपीओबी अभिसमय में पौधा प्रजनकों के अधिकार एवं बौद्धिक संप्रदाय संरक्षण जैसी वाशिंगटन संधि में परिलक्षित होता है। अक्सर सुई जेनेरिस शासन के उदाहरण का उद्धृत करता है। परंपरागत ज्ञान के संदर्भ में ये मौजूद बौद्धिक संपदा शासन एवं कानून को परंपरागत ज्ञान के संरक्षण में अक्षम मानता है तथा परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए एक विशेष कानून व्यवस्था बनाने की मांग करता है। वर्गीकरण संरचना में जीन्स प्रजाति ऐसी प्रजाति है जो स्वयं अपने जीन्स का नेतृत्व करती है। सुई जेनेरिस की कही जाती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सभी प्रजातियां जिनका केवल एक ही सदस्य होता है सुई जेनेरिस प्रजाति बनाती है। पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण। प्रत्येक देश का अपना पेटेंट कानून है। साधारण तौर पर आविष्कारों को प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए आवेदन देना होगा जहां वे अपने आविष्कारों का प्रयोग करना चाहते हैं। हर देश में अलग अलग आवेदन पत्र देना कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निम्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। देशों में पेटेंट संबंधी अंतरों को कम करने का पहला प्रयास इंटरनेशनल कन्वर्जन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेटेरियल प्रॉपर्टी था। इसे पेरिस में 1883 में अंगीकृत कर दिया गया। इसे अनेक बार संशोधित किया गया है। इसने आविष्कारों को किसी एक सदस्य देश में
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रथम तारीख का लाभ अन्य सदस्य राज्यों में आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि के लिए दिया। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीएटी 1970 या पीपीटी पेटेंट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करती है। ये पेटेंट के लिए आवेदन पत्र का मानकीकृत फॉर्मेट बताती है और इसके साथ उन्हें दाखिल करने की केंद्रीकृत सुविधा भी देती है। हमने इसके अनुच्छेद 64 के उप अनुच्छेद 5 के अलावा इसे 7 दिसंबर 1998 को स्वीकार किया है। यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन 1977 में लागू हुआ। इसके द्वारा एक यूरोपियन पेटेंट कार्यालय की स्थापना हुई। इसके द्वारा दिया गया पेटेंट आवेदक द्वारा नामित सदस्य देशों में पेटेंट का कार्य करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने पेटेंट लॉ ट्रीएटी PLT बनाई है। ये 1 जून 2000 को अंगीकार कर ली गई है। हमने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। PLT PCT के अधीन और विभिन्न देशों में पेटेंटों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बनाती है। ये पेटेंट का सब्सटेंटिव लॉ को लाभान्वित नहीं करती है। सब्सटेंटिव पेटेंट लॉ को एक लय में लाने के लिए वाइपो सब्सटेंटिव पेटेंट लॉ ट्रीएटी SPLT का आयोजन कर रही है। भारतवर्ष इसमें भाग नहीं ले रहा है।